आइए आइए, मात्र 100 रुपए के बदले पेट भर के पुलाव खाइए। अनलिमिटेड पुलाव, जितना मर्जी उतना खाइए। आइए आइए। एक आदमी फुटपाथ पर पुलाव और पनीर का कॉम्बो बेच रहा था। 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेच रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। एक इंसान कितना ही पुलाव खा सकता है? अनलिमिटेड के लालच में लोग खाने तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ शीतल, पूनम और पायल आई। दीदी, 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव खाओगी क्या? हाँ क्यों नहीं। ए ठेले वाले, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलेगा ना? हाँ जी जरूर मिलेगा। अभी भी सोच लो, बाद में रोने मत बैठ जाना। अरे मैडम, आप लोग खाना शुरू तो कीजिए, 3 प्लेट लगा देता हूँ। ठेले वाले ने 3 प्लेट पुलाव पनीर का कॉम्बो लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। वाह, टेस्ट बढ़िया है, और दो। हाँ लीजिए ना। ठेले वाले ने पुलाव पनीर दिया, तीनों ने फिर से तुरंत खत्म कर दिया। और दो। वो आदमी देता गया और ये तीनों खाती गयी। अरे यार, ये तीनों तो खा खा कर सारा खाना खत्म कर देंगी। कितनी भुक्कड़ है ये तीनों। और तीनों ने सच में सारा पुलाव और पनीर खत्म कर दिया। ऑफर बंद, आज से अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। ऑफर खत्म। हे भगवान, भारी नुकसान हो गया। शीतल, पूनम और पायल वहाँ से हंसते हुए चली गई और घर पहुँचकर चिल्लाते हुए बोली, माँ जी खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। शीतल, पूनम और पायल तीनों भुक्कड़ बहुओं के नाम से पूरे इलाके में फेमस थे। ये पेट है या कुआं, खाना घुसता ही जा रहा है। पेट ही है माँ जी, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं बस। थोड़ा ज्यादा? इसे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते हैं बहू। क्या माँ जी, अभी से घबरा गई हैं क्या? खिला नहीं सकते तो हमें बहू बनाकर घर क्यों लेकर आए? हाँ जवाब दो। सुनो जी, हमें खाना नहीं खिला सकते तो अभी बता दो, हम अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीतल के पति रमेश ने कहा, नहीं लोग क्या कहेंगे? खाना क्यों नहीं खिला सकेंगे? तुम तीनों यहीं रहोगी हमारे साथ। लेकिन उस दिन के बाद से तीनों को खाना खिलाते खिलाते बिमला के तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। बिमला मन ही मन तीनों को कोसती रही। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, फालतू में इन तीनों को घर ले आई। अब लगता है भिखारी बनकर रास्तों पर भीख मांगना पड़ेगा। वो अपनी तीनों बहुओं से बहुत परेशान थी। लेकिन बिमला की परेशानी का कारण सिर्फ उसकी तीनों बहुएं नहीं थी। बिमला की बहन सरला पास में ही रहती थी। सरला बिमला से अमीर थी। वो हर शाम को बिमला के घर चली आती थी और कहती थी, बिमला सोच रही हूँ वो 2 बीघा जमीन खरीद ही लूं। क्या बोलती है? हाँ खरीद ले। असल में पैसा इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं। जा बिमला, मेरे लिए चाय बना कर ला। बिमला चाय बना कर लाती है। घर में दूध कम है क्या? मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, गरीबी की आदत नहीं है ना। बिमला सबसे ज्यादा परेशान तो अपनी बहन से थी। सुबह से लेकर शाम तक तीनों भुक्खड़ बहुओं के लिए खाना बनाओ और शाम को अपनी बहन से ताने सुनो। क्या जिंदगी है मेरी, ये सब छोड़ छाड़ कर मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बिमला हमेशा गुस्से में रहती थी, इसीलिए अपनी बहुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। बिमला बहुत अकेली पड़ गई थी, उसे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। उधर तीनों बहुएं एक साथ गप्पे लड़ाती थी। बिमला को ये देखकर जलन तो होती थी, लेकिन बेचारी बिमला कर ही क्या सकती थी। इसी तरह उसका दिन बीत रहा था। एक दिन सरला ने उसे एक पार्टी में बुलाया। बिमला, मेरे घर पर एक पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, तू भी आ जाना। नूडल्स रहेगा, थोड़ा खा लेना। ठीक है सरला, मैं आ जाऊंगी। बिमला ने सोचा कि सरला की सहेलियों से उसकी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन सरला तो अलग ही मूड में थी। बिमला सरला की पार्टी में गई और देखा सरला की अमीर सहेलियां महंगी साड़ियों में बैठी हैं। सरला, ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ यही है मेरी गरीब बहन। देख के ही पता चल रहा है। बुरा मत मानना, इसे तो मैंने खाना सर्व करने के लिए बुलाया है। बिमला चल खाना लगा दे। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ नौकरानी की तरह ही है, वैसे मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अमीर है। बिमला को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने अमीर होने का। तुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ पैसा तो है, इसीलिए घमंड भी है। ठीक है, तो मेरी बहुओं को दावत पर बुला और पेट भरकर नूडल्स खिला। बोल, कर पाएगी? ये तो सरला के लिए छोटी सी बात है। क्यों सरला? सरला को बिमला की भुक्खड़ बहुओं के बारे में पता था, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने वो बिमला को मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं तेरी तीनों बहुओं को पेट भरकर नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ उन्हें। ठीक है, ले आती हूँ, लेकिन उन्हें पेट भरने तक खिलाना पड़ेगा। हाँ पेट भर के नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ। बिमला चली गई और तीनों बहुओं को नूडल्स दावत के बारे में कहा। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी के मारे झूमने लगी। चलिए माँ जी जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है, कितने दिनों बाद नूडल्स खाने को मिलेगा। बहू, आज तक मैं तुम तीनों को हमेशा कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन आज बोल रही हूँ, चाहे जितना खाओ, जब तक पेट ना भरे उस सरला का घमंड तोड़ दो। अरे माँ जी चिंता मत कीजिए, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। हाँ। बिमला तीनों को लेकर सरला के घर चली आई। जल्दी से नूडल्स लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरला ने नूडल्स दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। और लाओ, इससे तो भूख बढ़ गई है। सरला ने बाहर से नूडल्स मंगाए। रेस्टोरेंट से नूडल आ गया। सरला ने पैसे दे दिए। वो नूडल्स भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अरे यार, क्या थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ला रहे हो? बाल्टियां भर के मंगाओ ना। बाल्टियां भर के? ठीक है। सरला ने आसपास के सभी रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने शुरू कर दिए। बिमला पास कर मुस्कुराने लगी और तीनों बहुएं खाती रह गई। आसपास के सभी रेस्टोरेंट में भी नूडल्स खत्म हो गए। तब सरला दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने लगी। वो पैसे देती रही और तीनों बहुएं खाती रही। तीनों ने पूरी रात नूडल्स खाया और सुबह डकार लेकर बोला, अब थोड़ा मंचूरियन हो जाए तो मजा आ जाएगा। सरला भड़क गई। नहीं है मेरे पास पैसे, सारे पैसे खत्म हो गए, भागो तुम लोग यहाँ से। क्यों? तू तो बहुत अमीर है ना। हाँ सरला, तुमने ही पंगा लिया था, अब पैसे कैसे खत्म हो गए? हाँ नहीं है पैसे, नहीं है, भागो तुम लोग यहाँ से, नहीं है पैसे मेरे पास।
घमंडी औरत, अब से मत आना मेरे घर पर, समझ गई? पेट भरकर नूडल्स भी नहीं खिला सकती, चली है घमंड करने। बिमला अपनी तीनों बहुओं को लेकर घर लौट आई। तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। माँ जी, अच्छा खासा सबक मिला सरला चाची को। हाँ सही कहा, अब कभी नहीं आएगी यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। माँ जी, हम फालतू में ही आपके साथ झगड़ते थे, आपका दिल बहुत अच्छा है। अब से हम एक साथ काम करेंगे और खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, अभी तो घर से क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं, हम घर से ही खाना बनाकर बेच सकते हैं। हाँ, उससे पैसे कमा सकते हैं। हमें पता है कि हम ज्यादा खाते हैं, अब से सभी मिलकर खाना बनाएंगे, पैसे कमाएंगे और खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। उसके बाद से बिमला अपनी तीनों भुक्खड़ बहुओं के साथ हर रोज खाना बनाकर घर से ही बेचने लगी और पैसे कमाने लगी। बिमला के घर में भी सुख और शांति छा गई और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे। नागलोक की राजकुमारी शैवन्या बहुत परेशान थी। कुछ समय से उसके चेहरे पर भद्दे दाग हो गए थे, जिस कारण नागलोक के नगरों में रहने वाले बड़े नागराजाओं के पुत्र उससे विवाह नहीं करना चाहते थे। नागरानी सुपेला, हमारी पुत्री शैवन्या के विवाह के लिए हमने बड़े बड़े नागकुमारों के लिए प्रस्ताव भेजा है, परंतु हमारी पुत्री शैवन्या के चेहरे को देखकर कोई भी नागराजकुमार हाँ नहीं कहता। मुझे लगता है हमें अपने कुलगुरु से इस बारे में वार्तालाप करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी, हम आज ही कुलगुरु से भेंट करेंगे। नागराज और नागरानी दोनों कुलगुरु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। नागराज यशवर्धन, इसका केवल एक ही उपाय है। नागकन्या शैवन्या को पृथ्वी लोक में बने किसी सौंदर्य सदन में अपना श्रृंगार करना होगा, तभी नागकन्या शैवन्या अपने चेहरे के इन दागों से छुटकारा पा सकती है। पर यह तो बहुत कठिन है कुलगुरु। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। शैवन्या को पृथ्वी लोक जाना ही होगा। महल आकर शैवन्या के माता पिता उसे इस बारे में बताते हैं। ठीक है माताजी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक विनती है, मैं अकेली ही पृथ्वी लोक पर जाऊंगी। आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे। ये कार्य मैं अकेले ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो। पर बेटी, तुम बिल्कुल अकेली पृथ्वी लोक पर कैसे जाओगी? वहाँ किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो तुम पर कोई संकट ना आ जाए पुत्री। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शैवन्या पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है और एक लड़की के रूप में आ जाती है, पर शैवन्या के चेहरे के निशान नहीं छिप पाते। ये इंसानी रूप ठीक रहेगा, इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हे राम, कैसा अंधा रिक्शा वाला है, टक्कर मारकर चला गया। मेरी तो चप्पल भी टूट गई। बेचारी कितनी परेशान हो रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। परेशान मत हो माँ जी, मैं आपको अपनी चप्पल दे देती हूँ। वास्तव में शैवन्या ने कोई चप्पल पहन ही नहीं रखी थी। वो जादू से एक चप्पल का जोड़ा बनाती है और उस बूढ़ी महिला को दे देती है। मेरा घर यहीं पास में ही है, आओ कुछ देर मेरे घर चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैवन्या है। बड़ा ही प्यारा नाम है। इस तरह से शैवन्या उस बूढ़ी महिला के साथ बात करते हुए उसके घर पहुंचती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर ही रह लो। इतना बड़ा घर है, मैं और मेरा बेटा सुधीर ही तो रहते हैं, और सुधीर तो सुबह का गया शाम को लौटता है। तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहाँ रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, पर अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, यहाँ कोई सामान की कमी थोड़ी है। रसोई हो रही और बाकी कमरे में सामान तो है ही, पलंग और अलमारी दोनों ही वहाँ रखी हैं। और इस तरह शैवन्या बूढ़ी महिला के घर में रहने लगी। माँ से बात किए बहुत दिन हो गए, एक बार जादुई शीशे की सहायता से माँ और पिताजी से बात करती हूँ। शैवन्या जादुई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है। शैवन्या बेटी, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? शैवन्या बेटी, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना? माँ पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इंसानी रूप में ही अपने सारे कार्य कर रही हूँ। मैं एक साधारण महिला की तरह ही यहाँ रहूंगी, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटूंगी। शैवन्या अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊं, अगर आपको बुरा न लगे तो? क्यों नहीं बेटी, तुम्हें जो खाना है वो रसोई में बना सकती हो। शैवन्या रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार करती है। इतनी देर में सुधीर भी आ जाता है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? सुधीर बेटा, ये शैवन्या है। आज दोपहर को मैं जब... सुधीर की माँ उसे सारी बात बताती है। माँ, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते, न जाने कौन है, कहाँ से आई है, और तुमने तो अपना पूरा घर ही उसे दे दिया। माँ, तुम बहुत सीधी हो। सुधीर बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। सुधीर की सारी बातें शैवन्या सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। सुधीर जी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, और आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई मनमुटाव हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। सुधीर, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। शैवन्या के आ जाने से उस बूढ़ी महिला को बहुत आराम हो गया था। एक शाम शैवन्या बाजार से आ रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे ये तो वही लड़की है ना जो आजकल सुमन आंटी के घर में रुकी हुई है? हाँ भैया, सुधीर भैया के तो मजे हैं।
एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। भाई वैसे देखने में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसके चेहरे पर कितने गंदे निशान हैं, फिर कैसे पसंद किया? मन तो कर रहा है अभी अपने असली रूप में आकर इन दोनों को डस लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा सच सामने आ जाएगा। तभी सुधीर भी वहां से निकल रहा था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है? शबन्या को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अभी बताता हूँ। अबे तेरी ये लगती कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है, और कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी हो रही है, समझे? घर आकर सारी बात अपनी माँ से कहता है। अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे, मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। मेरे पास ये अच्छा मौका है, इसी बहाने मैं किसी सौंदर्य सदन में तैयार भी हो जाऊंगी, और तैयार होते ही मेरे चेहरे के भद्दे निशान गायब हो जाएंगे, फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगी। शवन्या शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में खबर देती है। शादी के दिन शवन्या अपनी सास के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। मेरी होने वाली बहू का ऐसा श्रृंगार करना कि लोग देखते रह जाएं। आप चिंता मत कीजिए, हम इनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिटा देंगे। शवन्या को ब्यूटी पार्लर वाली लेडी बहुत सुंदर तैयार करती है। दुल्हन के रूप में शवन्या बहुत सुंदर लग रही थी। तभी ब्यूटी पार्लर वाली की नजर सामने बने शीशे पर जाती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आपके चेहरे के सारे निशान भी मैंने मेकअप से छुपा दिए हैं। शवन्या शीशे की तरफ देखती है। ओह, ये तो कोई नागिन है, वो देखो सामने शीशे में इस लड़की की जगह एक सांप दिखाई दे रहा है। भागो 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 यहाँ से। रुक जाइए, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, एक नागिन मेरी बहू नहीं हो सकती, तू तो हमें डस लेगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तब तक सुधीर भी वहां आ जाता है। शवन्या सारी सच्चाई बताती है और रोने लगती है। नागराज और नागरानी उनके कुलगुरु के साथ वहां प्रकट होते हैं। पुत्री शवन्या ने किसी को धोखा नहीं दिया, ये सत्य कह रही है। मैंने ही शवन्या को धरती लोक पर भेजा था। माँ, पिताजी, मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ और मुझे माँ जी के साथ ही रहना है। सुधीर को मेरे स्वभाव से प्यार हुआ, उसने मेरे रंग रूप को नहीं देखा। माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती है, नहीं तो कोई किसी पर क्यों विश्वास करेगा। उन्होंने मुझ पर किया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पुत्री, तुम्हारी ये करुण बातें सुनकर मेरा भी हृदय पिघल गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरी शक्तियों से तुम आज के बाद एक साधारण स्त्री का ही जीवन व्यतीत करोगी। अब तुम नागिन नहीं हो। कुलगुरु की बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शवन्या के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गए थे। सुधीर और शवन्या की शादी हो जाती है। उस दिन से शवन्या धरती लोक पर ही सुधीर और अपनी सास के साथ खुशी